हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स की जो कोर्स है चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है और कंप्लीटली सॉल्यूशन गिवन है प्रत्येक चैप्टर का, बेसिक से लेके प्रत्येक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस एंड यहां तक कि मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है। तो जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप मात्र ₹1 में कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ये बात आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीटली न्यू एक्सरसाइज स्टूडेंट। और ये खास बात ये कि ये पीछे की एक्सरसाइज से भी लिंक नहीं है। स्टूडेंट कक्षा 10 तक के स्तर पर हमने स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत एक टाइटल है जिसका अध्ययन किया और उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब इस बात से है कि जो हमें आंकड़े गिवन है वो किस स्थान पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, ये बात आप नहीं समझ पाए होंगे कि सर इसका मतलब क्या है। देखिए, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, उससे मैं आपको क्लियर करूंगा। बेसिकली आपको ये ध्यान में आज रहना चाहिए कि जो गिवन आंकड़े हैं वो किस स्थान पर केंद्रित हैं, उसका पता सेंट्रल टेंडेंसी से चलता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप याद करने के लिए हमने कक्षा 10 तक के स्तर पर 3 विधियां पढ़ी थी, जिसमें माध्य था, माध्यिका और बहुलक मुख्य थे। हम लोग फर्स्ट एक एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं और उसकी सहायता से समझते हैं। जो मैंने आपको 3 विधियां बताई कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप याद करने की ये विधियां स्लाइड में जैसा लिखा है माध्य, माध्यिका और बहुलक होती है, जिनका हम लोग कक्षा 10 तक के स्तर पर अच्छे से स्टडी किए। चलिए एक एग्जाम्पल आपकी बुक का ही लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2 बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज ए है एंड एक बी है। और हमें जो टीम है हमारी उसमें एक का चयन करना है दोनों में से जो बेस्ट है। अब हम लोग बेस्ट का कैसे पता चलाएंगे। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, जो दोनों बल्लेबाज हैं उनके लास्ट जो 10 मैच हैं उनके रनों का आंकड़ा हमारे पास है, यानी दोनों के द्वारा बनाए गए रन्स हमारे पास हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं। स्टूडेंट पहले जमा कर लिख लीजिए, बल्ले बाज ए और दूसरा जो बल्लेबाज है बल्ले बाज बी। इनके लास्ट जो 10 मैच हैं उसमें जो रन इन्होंने बनाए वो हमारे पास है। पहले के 30 61 0, 30 61 0, 64 42 80, 64 42 80, 30 5 117 और 71। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 मैच के हो गए। सेकंड का देखते हैं, 53 46 48 50 53, 48 50 53, 53 58 60, 53 58 60, 57 और 52। ये रन 2 बल्लेबाज ए और बी ने लास्ट 10 मैच में बनाए। इन दोनों में से हमें एक का चयन करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो हमें 2 बल्लेबाजों के लास्ट 10 मैच के जो आंकड़े दे रखे हैं वो कहां पे जाके केंद्रित हो रहे हैं, हम लोग ये स्टडी करेंगे। अब
आंकड़े कहां पे जाके केंद्रित हो रहे हैं उसको जांच करने की सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली माध्य, दूसरी माध्यक और तीसरी बहुलक। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि भाई ये आंकड़े किस प्रकार के हैं, पहले तो ये बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर इस प्रकार के आंकड़ों को हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। कौन से आंकड़े बोलेंगे इनको? अवर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग माध्य ज्ञात करने का आप लोगों ने फॉर्मूला कक्षा 10 के स्तर पे पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हम लोग बता देते हैं। माध्य को आप लोग बेसिकली x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो योग xi बट्टे n, ये माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोगों ने कक्षा 10 के स्तर पे सीखा है। जहां पे n क्या है? n जो है राशियों की संख्या है। और आपने कक्षा 10 के स्तर पे ये भी स्टूडेंट सीखा है कि n जो है राशियों की संख्या है, इसका हम योग fi, यानी n किसके इक्वल होता है? योग fi के इक्वल होता है, यानी बारंबारताओं का योग के बराबर ही होता है। चलिए फर्स्ट जो बल्लेबाज है उसका माध्य निकालते हैं। उसके तो x बार, ठीक है, जो बल्लेबाज ए है उसके रनों का माध्य निकाल रहे हैं। तो x बार ए इज इक्वल टू, इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। ये जितने भी आपके पास नंबर्स दे रखे हैं उनको ऐड कर लेंगे। जैसे 30 प्लस 61 प्लस 0 प्लस 64 प्लस 42 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 117 प्लस 71। और कितने से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट? आप कहेंगे सर 10 से। सभी को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इनका योग आ रहा है 500 और 10 से डिवाइड किए तो माध्य आ गया 50। कितना आ गया स्टूडेंट? 50। किसका? जो बल्लेबाज जो ए है उसके लिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं x बार ऑफ ए इज इक्वल टू 50, यानी बल्लेबाज ए के रनों का जो के लास्ट जो 10 मैच हैं उनके रनों का औसत मेरे पास 50 आ चुका है। इसी प्रकार में जो है बल्लेबाज बी है उसके रनों का औसत निकालूंगा। क्लियर एवरीवन? अब हम लोग बल्लेबाज जो अपना बी उसके रनों का औसत निकाल लेते हैं। तो चलिए x बार ऑफ बी इज इक्वल टू 53 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 53 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 57 प्लस 52 बट्टे 10 बट्टे कितना? 10। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा x बार ऑफ v इज इक्वल टू 530 बट्टे 10, यानी आपके पास आ जाएगा 53। कितना आ जाएगा? 53। तो मैं यहां लिख रहा हूं x बार का मतलब माध्य किसका? बल्लेबाज बी के रनों का कितना आ गया? 53 आ गया। यानी लास्ट जो 10 मैच हैं उसमें बल्लेबाज जो ए है उसके रनों का माध्य औसत मान, ठीक है, वो एवरेज 50 रन बना रहा है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ये कितना? 53। तो सेंट्रल टेंडेंसी किसकी ज्यादा हुई? इसकी, ठीक है। तो देन ये बेस्ट बल्लेबाज है, हम लोग इसका चयन कर लेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के आधार पर हम लोग ये बोल देंगे कि भाई माध्य के हिसाब से ये बल्लेबाज जो है वो बेस्ट है, इसका एवरेज जो रन बनाने का प्रदर्शन है वो ए की तुलना में ज्यादा है, यानी इसका 53 है। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये बल्लेबाज चयन कर लेंगे, बी का चयन कर लेंगे। ये तो हमने माध्य के आधार पे किया। अब माध्यिका के आधार पे भी चेक करते हैं इनको। चलिए माध्यिका के आधार पे इसको जांच करते हैं। प्यारे बच्चों, माध्यिका के आधार पर सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको कक्षा 10 के स्तर पे आप लोगों ने पढ़ा है कि देखिए, जब भी आपको अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े, तो जो आंकड़े आपको गिवन है उनको आप बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दो। तो सबसे पहले जो बल्लेबाज ए है, बल्लेबाज ए है, इसके जो भी आंकड़े हैं हमें गिवन, उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में? बढ़ते हैं। सबसे पहले 0, ओके, क्लियर। देन देखिए 30, 30 2 बार, 30, 30। नेक्स्ट देखिए 30 के आगे 42, 5 भी बनाया, तो चलिए 5 भी लिख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेशली मैंने इसलिए ही इनको खुला खुला लिखा, तो 5, 42, ओके। देन देखिए 42 के आगे 61, 64, 64। देन देखिए 71, 80, 117, 71, 80, 117। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मैचों के रन दे रखे थे, हमने लिख लिया उनको, लेकिन कौन से ऑर्डर में? बढ़ते हुए यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम लोगों ने देखा कि भाई एन की वैल्यू सम है। सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है कि दिए गए जो आंकड़े हैं वो सम है या विषम, सम है या विषम। क्योंकि एन इजिकल्स टू कितना है? 10। जो स्टूडेंट क्या है? सम है। कैसे नंबर है? सम नंबर है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास जो आंकड़े हो वो सम हो, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको बीच के 2 नंबर रखने। ट्रिक्स क्या है? बीच में 2 नंबर रखने, साइड में आधे आधे कर दीजिए। तो आधे आधे का मतलब हो गया 1 2 3 4, इस साइड 4 छोड़ दीजिए और इस साइड 4 छोड़ दीजिए, बीच में 2 नंबर रख लीजिए। क्या ट्रिक है? जब भी आंकड़े सम हो, बीच में आपको 2 नंबर रखने, यानी साइड में आधे आधे छोड़ लेने। इस साइड 4 छोड़ दिए, उस साइड 4, बीच में 2 नंबर। क्लियर? देन आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका जो है, माध्यिका, ठीक है, मीडियन। कैसे निकालेंगे? ये जो बीच के 2 आंकड़े हैं दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर दो, आपकी क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए 3, 103 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 51.5, 51.5। तो माध्यिका को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। तो इसके लिए देखिए कैपिटल एम कितना हो गया? 51.3, सॉरी 5, 51.5। यहां तक क्लियर है क्या? अब कोई स्टूडेंट ऐसे पूछ सकता है सर आंकड़े विषम हो तो? देखिए प्यारे बच्चों, आंकड़े विषम हो तो क्या करना है? आपको क्या करना है? बीच में 1 नंबर रखना है। इस साइड आधे करने, इस साइड आधे करने, बीच में 1 नंबर रखना है। जो बीच में 1 नंबर होगा वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो भाई सेंट्रल टेंडेंसी हमने निकाली किसकी सहायता से? माध्यिका की सहायता से। लेकिन कब? जब हमें अवर्गीकृत आंकड़े रखे हो। कितनी आ गई? 51.5। अब बल्लेबाज बी की भी सेंट्रल टेंडेंसी हम माध्यिका की सहायता से निकालते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम बल्लेबाज जो बी हैं उसके लास्ट 10 मैच में बनाए गए रन्स जो हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे छोटा नंबर
जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है 46, ओके, देन 48। ठीक है प्यारे बच्चों, देन 50, और देन 50 के बाद में 51 है क्या? नहीं, 52 तो है, चलो 52, और 53 देखिए, 53 53 53 53 3 जगह है, यानी 53 3 टाइम्स है। 54 तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, 55 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 और 8, 57 58 और लास्ट कितना है 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है n जो है वो क्या है, n की वैल्यू है 10, और 10 क्या होता है, सम होता है। तो टोटल नंबर क्या है सम संख्या में, तो आधा आधा कर लीजिए, इस बीच में 2 नंबर रख लीजिए, तो इस साइड 4 नंबर छोड़ो और इस साइड भी 4 ही नंबर छोड़ो प्यारे बच्चों। ठीक है, बीच में कितने नंबर रख लीजिए, 2 नंबर। चूंकि नंबर सम है तो इस साइड आधे इस साइड आधे, यानी 4 इस साइड 4 इस साइड 8, बीच में 2 रखने। बीच में कितने रखने, 2। जो बीच में 2 नंबर है उनको जोड़ दो, तो माध्यिका को क्या कहते हैं, मीडियन। तो लिख लेता हूं यहां पे माध्यिका। ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, बीच के जो 2 नंबर है दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी आंसर तो 53 आएगी। यस, तो यहां पे आपका जो माध्यिका है m कितना आ गया, 53। तो जब हम माध्यिका की सहायता से सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालते हैं, तो इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्यादा है, इसके जो आंकड़े हैं वो 53 के आसपास केंद्रित हो रहे हैं, और इसके 51.5 के आसपास केंद्रित हो रहे हैं। तो देन इसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो ज्यादा है, तो माध्यिका के हिसाब से भी ये बल्लेबाज बेस्ट है, यानी बी का चयन होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों ये जो चैप्टर है 13वीं चैप्टर, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है कक्षा 11 के स्तर पर जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसका जो नाम है वो है प्रकीर्णन की माप। प्रकीर्णन की माप। तो बच्चे ये बोलेंगे सर प्रकीर्णन क्या होता है, देखिए बिल्कुल बताएंगे, और ये भी पूछेंगे सवाल कि सर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। जब चयन जो है बल्लेबाजों का जो चयन है वो इजीली हम लोग जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसके आधार पे कर सकते हैं। तो देन ये प्रकीर्णन की माप जो है, जिसके अंदर हम लोग कक्षा 11 के स्तर पर 4 टॉपिक्स जो है, प्रकीर्णन की माप 4 प्रकार की होती है। पहला परिसर, दूसरा जो है माध्य विचलन, तीसरा मानक विचलन, और चौथा है चतुर्थक विचलन। ठीक है, तो ये जो चतुर्थक विचलन है ये तो अपने सिलेबस में भी नहीं है कक्षा 11 के स्तर पे। परिसर और माध्य विचलन इसका हम एक्सरसाइज 13.1 में अध्ययन कर लेंगे, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 उसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चे कहेंगे सर जब क्वेश्चन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हो रहे हैं तो प्रकीर्णन की माप की क्या आवश्यकता पड़ी, और प्रकीर्णन की माप किसे कहते हैं ये आगे का विषय। तो प्रकीर्णन की माप की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि यार आवश्यकता वास्तव में क्यों पड़ी। अब ये जो एग्जांपल है मैंने आपके सामने लिखा है, उस एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई ये जो एग्जांपल है इसमें देखिए आप, ठीक है। तो इस एग्जांपल में बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा। बोले सर दोनों सेम ही है, नहीं नहीं सेम नहीं है। इसमें यहां पे देखिए मैंने 61 लिया था फर्स्ट वाले में, देखिए लास्ट जो अपना है उसमें 61 है, अब क्लियर। और यहां पे देन जो नया ले रहा हूं उसमें 91 है, कितना है 91 है। ओके, अब फिर सोल्व करते हैं इनको। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, जो हमने नया एग्जांपल लिया उसमें केवल एक नंबर ये हमने एक पारी के जो है रन चेंज हुए हैं, बाकी सेकंड बल्लेबाज जो बी है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो उसका जो है उसका सेंट्रल टेंडेंसी माध्य ये रहेगा, और माध्यिका से वैल्यू तो यही रहेगा। केवल उसकी बात करते हैं, कौन से वाले की, इस वाले की। तो इसके जो
देखिए इसका जब माध्य निकालेंगे, किसका, एक्स बार ऑफ ए, यानी बल्लेबाज ए जो है उसके रनों का जब हम माध्य निकालेंगे तो देन स्टूडेंट इन सभी का जो योग है वो आपके पास आएगा कितना, 530। टोटल मैच कितने, 10, यानी आपका माध्य आ जाएगा 53। आशा है क्लियर हो गया होगा। अब हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। माध्य, तो माध्य से तो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी, माध्य वाली जो विधि है उससे इसका सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रित मान जो है वो 53 ही आ रहा है। यहां तक क्लियर। आप देखोगे कि जो ए है बल्लेबाज, उसका जो माध्य है उस 53 रनों का, इसका भी 53। देन आप कहोगे यार अब बताओ कौन बेस्ट है, आप कहोगे यार अब तो कैसे बताएं, चलो ऐसे करते हैं, माध्यिका से इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेते हैं। चलिए, पता नहीं उससे डिफरेंट आ जाए, चलिए तो फिर उससे चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बल्लेबाज ए है, कौन सा, ए जो बल्लेबाज है उसके जो रन हैं 10 मैचों के, उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले मैच में 0, फिर 5, ओके, देन देखिए 30 दो बार, 30 रन 2 बार बनाए उसने। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट उसने जो है 42, कितना, 42 का स्कोर कर लिया। एंड देन 64 एंड देन 71 एंड 80, 91 और 117। क्योंकि स्टूडेंट जब हम माध्यिका की सहायता से सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो हम आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। देन हम चेक करते हैं आंकड़े सम है या विषम। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है, n इज टू 10, जो क्या है, सम है। जो क्या है स्टूडेंट, सम है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे, जब सम है तो आप लोग क्या करोगे, बीच में 2 नंबर रखोगे, तो 10 के 4 इस साइड छोड़ दो और 4 नंबर इस साइड छोड़ दो, तो माध्यिका जो आपकी आ जाएगी, माध्यिका जो आ जाएगी वो कैसे निकालेंगे, बीच के जो दोनों डिजिट हैं उनको जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 106/2, तो कितना आ गया, 53। कितना आ गया, 53। तो इसके लिए भी माध्यिका जो है वो 53, कितनी आ गई, 53। यहां पे जाके पेज जो है स्टूडेंट वो आपका घूम गया होगा कि यार यहां पे भी जो बल्लेबाज ये है उसके रनों का औसत 53, इसका भी 53, इसकी माध्यिका 53, इसकी 53। अब बताइए किसका चयन करेंगे, बोला सर किसी का कर लीजिए। अरे ऐसे कैसे कर ले, मजाक है क्या, फिर हम इतना मेहनत क्यों किए। तो इस स्थिति में जब हमें ये क्लियर नहीं हो कि भाई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पे हमें किसी चीज की के बारे में हम ये डिसीजन नहीं ले पाए, किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की, किसका चयन करें किसका ना करें, तो उस स्थिति में हम लोग प्रकीर्णन की माप का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, प्रकीर्णन की माप का। देन हमें जो है इसको सोल आउट किस विधि से कर लेंगे, देन प्रकीर्णन की माप के आधार पे ये सोल आउट होगा, वहां से आपको पता चलेगा कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। क्लियर, वहां से आपको पता चलेगा। अब कहेंगे सर प्रकीर्णन की माप क्या है, उस पर अभी चर्चा करते हैं, स्टार्ट। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो है स्टडी करेंगे प्रकीर्णन की माप। तो पहले मैं आपको प्रकीर्णन का मतलब बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो चाहे माध्य हो चाहे माध्यिका हो, उसके बेस पे कितना है, इसका भी 53, इसका भी 53। अब हम लोग ये देखेंगे कि जय किसके जो आंकड़े हैं, किस बल्लेबाज के जो आंकड़े हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी से या तो बहुत, इन जो आंकड़ों में जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसमें, और इन आंकड़ों में कितना बिखराव है, यानी कितना डिफरेंस कम है और कितना किसमें ज्यादा है। तो बड़े ही गौर से देखिए 53 के रिस्पेक्ट में, 53 के रिस्पेक्ट में ये जो बल्लेबाज है इसमें देखिए यहां पे 0 रन बनाए
तो 53 और 0 में काफी डिफरेंस है, 53 का डिफरेंस हो गया। यहां देखिए 117, तो यहां पे भी इसमें काफी डिफरेंस हो गया। किसी भी आंकड़े की तुलना में देख लो तो ये जो फर्स्ट बल्लेबाज है ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये कभी रन बना रहा है, कभी नहीं बना रहा, कभी बहुत ज्यादा बना रहा है, कभी बिल्कुल नहीं बना रहा। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू है 53, उसको अगर हम इन सभी आंकड़ों से कंपेयर करें तो इनमें जो डिफरेंस है, बिखराव अधिक है, समझे होंगे। जबकि यहां देखिए, यहां पे 53, 53, 56 कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 46 और 53 में सर मात्र जो है 7 का, सर यहां पे देखिए 5 का, यहां सर 3 का, यहां पे तो है ही नहीं, फिर यहां पे 5 का, यहां 7 का, 4 का। तो जो सेकंड बल्लेबाज है उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी अगर हम अन्य आंकड़ों से तुलना करें तो उनमें बिखराव जो है बहुत कम है। यानी वो जो है बल्लेबाज अप्रोक्सीमेट 53 के से कभी कुछ थोड़े से रन ज्यादा बना रहा है, कभी थोड़े से कम बना रहा है। तो उसमें ये फाइनल यहां पे देखिए कि यार ये कम से कम 46 तो बना रहा है, 46 से कम तो इसने कभी बनाया नहीं। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके आसपास ही रन बना रहा है, या तो उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ कम। जबकि फर्स्ट जो बल्लेबाज है वो देखिए वो क्या कर रहा है, ये 50 उसका औसत तो 53 है, लेकिन कभी 0 पे भी आउट हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा बना रहा है, लेकिन बिखराव उसके जो रन है उनमें ज्यादा है। तो देन हम लोग ये जो प्रकीर्णन की माप है उसके बेस पे ये बोल देंगे कि जो बल्लेबाज है बी वो बेस्ट है। यानी प्रकीर्णन का मतलब है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में अन्य ये जो डाटा है उनमें कितना बिखराव है, बस ये इसको हम प्रकीर्णन की माप बोलेंगे। देन देखिए फर्स्ट जो है उसका जो मेथड है उसमें है परिसर, क्या है उसका है परिसर। प्रकीर्णन की माप निकालने का तरीका क्या है? पहला परिसर शर। अब स्टूडेंट इसकी भी हम स्टडी कर लेते हैं। परिसर निकालना बहुत इजी है स्टूडेंट, बहुत इजी। आपको क्या करना है, जिसका भी परिसर निकालना है उसमें जो आंकड़े दे रखे हैं उसमें जो अधिकतम मान हो, अधिकतम मान, उसमें से न्यूनतम मान घटा दो। कौन सा? न्यूनतम मान घटा दो। न्यूनतम मान घटा दो अधिकतम में से। किस में से? अधिकतम में से न्यूनतम मान घटा दो। अब देखिए अगर हम परिसर निकालें, परिसर को हम रेंज कहते हैं, तो एक का परिसर, एक का परिसर, तो एक के अधिकतम देखिए स्कोर कितना है 117, न्यूनतम 0, तो इसकी जो परिसर हो गई वो हो गई 117। यानी अधिकतम वैल्यू में से न्यूनतम वैल्यू घटा दो। तो ए का परिसर, बी का देखिए सर, तो देखिए बी का, इसमें देखिए न्यूनतम ये 46 बना रहा है और अधिकतम कितना बना रहा है प्यारे बच्चों? 58 से ऊपर तो है ही नहीं, देखिए 60 है ना, 60। अधिकतम ये 60 बना रहा है, 60 से ऊपर है नहीं, और न्यूनतम कितना 46, तो कितने का डिफरेंस हो गया 14 का। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जिसका परिसर जो है तुलना कर लीजिए, जिसकी परिसर कम होगी वो बेस्ट होगा। वो कौन होगा? बेस्ट। चूंकि बी का परिसर बी का परिसर छोटा है किससे? ए के परिसर से। बी का परिसर उसका मान कम है किससे? ए के परिसर से। इसलिए बी बल्लेबाज बेस्ट है। बी बल्लेबाज क्या है? बेस्ट है। यानी हम बी का चयन करेंगे क्योंकि यहां तो इक्वल इक्वल आ रही है सारी चीजें, तो आप परिसर इजीली इस प्रकार से निकालेंगे। यानी जो भी आपको अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे होंगे उनमें जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू घटा दीजिए। तो जिसकी जो है परिसर स्टूडेंट्स कम होगी वो बेस्ट बल्लेबाज आप मान सकते हैं। यहां पर क्लियर हो गया
या नहीं। अब जो सेकंड टॉपिक है मानक विचलन, उस पर हम लोग स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर एवरीवन? अब स्टूडेंट जो हमारा आज का टॉपिक है नेक्स्ट, वो है मानक विचलन ज्ञात करना। कौन से आंकड़ों का, जो एक वर्गीकृत आंकड़े उनका मानक विचलन ज्ञात करना। तो मानक विचलन जो है वो माध्य के सापेक्ष और माध्यिका के सापेक्ष मानक विचलन ज्ञात करना हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष और माध्यिका के सापेक्ष। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और माध्य के सापेक्ष जो है मानक विचलन निकालना सीख लेते हैं प्यारे बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हमारी बुक का ही है। जो एग्जांपल नंबर कौन सा है? फर्स्ट जो है उसी को लेते हैं। तो काफी सिंपल टाइप की ही एग्जांपल है और हमें जो मानक विचलन है वो माध्य के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष? माध्य के। तो पहले हमें माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? माध्य। चलिए स्टार्ट कर लीजिए, मेरे साथ साथ लिख लीजिए प्यारे बच्चों। हल जो है, हल फर्स्ट का देखिए कैसे करना है। बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन रहने वाली है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन जो है एडजस्ट कर देता हूं प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम आंकड़े लिख लेते हैं 6, 7, 10, 12। तो आप यहां लिखिए xi 6, 7, 10, 12। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। तो देखिए माध्य के सापेक्ष मानक विचलन यहां पहले आपको माध्य विचलन निकालना सीखना है। तो माध्य विचलन, इसको हम लोग बोलेंगे मीन डिविएशन। क्या बोलेंगे? मीन डिविएशन। तो जो माध्य विचलन का सूत्र है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का, मैं इसको शॉर्ट में एमडी से लिखूंगा। वो फॉर्मूला जो रहेगा स्टूडेंट वो आपका रहेगा योग मॉडुलस xi माइनस x बार ओब्लिक n। ये मीन डिविएशन माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने की फॉर्मूला है। तो देखिए x बार का मतलब तो आप जानते हैं माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं? x बार निकालने की फॉर्मूला आपको वैसे पता होनी चाहिए, जो है योग xi बट्टे n। देखिए n की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने आंकड़े हैं? n का वैल्यू स्टूडेंट यहां पे देखिए कितना है? आप कहेंगे सर 8। चलिए इन सबका आप लोग योग बैठा लीजिए। 6 और 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 4 22, 22 8 30, 2 32 का 2 हासिल 3 1 4 5 6 7 72। यहां तक क्लियर है क्या? बता दीजिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? फिर भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कि सर नहीं। देखिए इसमें ज्यादा जो है जोड़ बाकी काफी है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x बार निकाल लेते हैं। तो यहां 72 रख दिए, उसमें 8 का भाग दीजिए तो 9 आ गया। माध्य कितना आ गया? 9 आ गया। तो नेक्स्ट जो आपको बनाना है वो देखिए किस प्रकार बनाएंगे। मॉडुलस xi माइनस x बार और इसको इस प्रकार लिख दीजिए xi माइनस 9। x बार की जगह मैंने कितना लिख दिया? 9। अब सबको घटा, ठीक है, वैल्यूज घटा लीजिए और मॉडुलस है तो जहां पे भी रिजल्ट नेगेटिव आए पॉजिटिव कर देना। क्या कर देना? पॉजिटिव। तो 6 माइनस 9 3, लेकिन पॉजिटिव मॉडुलस लगाए ना, इसलिए 7 माइनस 9 2, -2 आएगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। 10 माइनस 9 1 क्योंकि मॉडुलस लगाए। 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 -5 लेकिन मॉडुलस लगा तो पॉजिटिव। यहां 8 माइनस 9 1 और 12 माइनस 9 3।
अब इन सब का योग कीजिए, योग मॉडुलस xi माइनस x बार इजिकल्स टू, कीजिए स्टूडेंट इन सब की योग, 5 6 3 9 9 और 1 10, 10 5 15 4 19, 1 20 2 22। बताइए कोई समस्या आपको? यहां तक क्लियर कर लीजिए, बता दीजिए कोई समस्या है तो स्टूडेंट। नहीं तो अब आपको निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला ये रहा, तो एम डी मीन डिविएशन ये कितना आ गया स्टूडेंट 22, एन की वैल्यू कितनी है 8, तो चलिए 16 आउट किए, इसको 2 से काटे तो 11 और नीचे 4, भाग डालिए 4 दूनी 8, तो कितना बचा भैया 8 3 फिर 4 4 16 5 6 7 28, कितना बचा 2 2.75, ये आपकी आंसर आ जाएगी स्टूडेंट। बताइए कोई भी समस्या है तो क्लियर कर लीजिए, है या नहीं बताइए। आशा है क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देन इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बनानी है स्टूडेंट। पहले आपको माध्य निकाल, जब भी अवर्गीकृत आंकड़े दर क्यों और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकलवाए, किसके सापेक्ष माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकलवाए, ठीक है। देन आप सबसे पहले माध्य निकालिए, ये रहा फॉर्मूला। फिर माध्य विचलन का फॉर्मूला ये आपका है, तो xi में से आपको x बार की वैल्यू जो है वो घटानी है, मॉडुलस लगा है इसलिए साबिर के सारे जो अंतर है उनको पॉजिटिव लेना है। तो इस प्रकार लिख लीजिए, बना लीजिए, एंड आपकी आंसर हो जाएगी। काफी सिंपल टाइप। इसी प्रकार से आप जो एग्जांपल है स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 2 एंड क्वेश्चन जो फर्स्ट एंड सेकंड, इसी प्रकार जो है सेम जो है आपका एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज का और एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है सेम इसी पैटर्न पे बनेगी। तो आप HW में उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो ये छोटी सी हमारी प्यारी सी लेक्चर थी स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखा, वो भी अवर्गीकृत आंकड़ों का। कल हम लोग स्टडी करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों पर, जिसमें 2 प्रकार के डाटा हम लोग लेंगे, संतत और असंतत प्रकार के, उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।